श्रीमान एसपी पालीवाल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध करूंगी तालियों द्वारा खड़े होकर उनका स्वागत करें। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। इसी सत्कार की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे निदेशक श्रीमान संजय जी झाला साहब पधारें और हमारे अतिथि का स्वागत करके प्रोग्राम की शुरुआत करें। दिन प्रतिदिन के तनाव और खिंचाव के बीच खुश रहकर जीवन का आनंद लेना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। यह एक तकनीक है जिसके माध्यम से तनाव और चिंताओं को दूर कर जीवन में खुशी और आनंद लाने की कला सीखी जाती है। इस अवधारणा की लोकप्रियता को पता इस बात से लगाया जा सकता है कि अब इसे कॉरपोरेट लेवल पे भी अपनाया जा रहा है। हम अपने जीवन में इस तरह अच्छे और बुरे विरोध सिद्धांतों को लेकर अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, इस पर ओजस्वी वक्ता के रूप में श्रीमान एसपी पालीवाल साहब हमारे बीच पधारे हैं। उससे पहले वो अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें, मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। प्रेरक वक्ता, एंकर, कवि एवं लाइफ कोच, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री पालीवाल साहब प्रवर्तक अधिकारी पद पर खाद्य विभाग राजस्थान में 34 वर्षों तक प्रशंसनीय सरकारी सेवा के पश्चात अगस्त 2007 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर युवाओं के जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के मिशन के रूप में कार्यरत हैं। खाद्य विभाग राज्य की पत्रिका उपभोक्ता मंगल के प्रथम संपादक के रूप में 13 वर्ष तक संपादन किया। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का 7 वर्षों तक संचालन किया। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से इनके अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए तथा डॉक्यूमेंट्री एवं विज्ञापन स्क्रिप्ट को लेखन को कार्य किया। श्री पालीवाल साहब की वाणी का जादुई असर होता है। ये रोते को हंसाते हैं, सोते को जगाते हैं, बच्चों के साथ खिलखिलाते हैं, युवाओं में जोश जगाते हैं, बुजुर्गों की उदासी मिटाते हैं। कई वर्षों से इनके 5000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं और पुस्तक के प्रेमी पुस्तक का ज़बरदस्त संग्रह इनके मित्रों के शब्दों में है। अ मैन विथ ऑलवेज बुक इन हैंड, सो वी ऑल विल इनवाइट श्रीमान शिव प्रसाद जी पालीवाल, वो मंच पर आए और हमें उद्बोधित करें। मैंने अपने जो फेसबुक है उस पे जो अपना कैप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि ओल्ड एज मैन ऑफ यंग एज फ्रेंड्स, युवाओं के साथ हूँ। संजय भाई जो यहाँ पर हैं वो मेरे लिए बहुत आत्मीय हैं। उनकी बड़ी वो इच्छा थी कि भाई मैं आऊँ। कुछ दिनमान खराब चल रहे थे, या कह सकते हैं कि साहब शनिश्चर जी का कुछ प्रकोप था, तो बहुत चल रहा था 2.5 घंटे से। सी इंस्टीट्यूट से जब आखिरी लेक्चर दिया उसके बाद कोरोना साहब आए और उन्होंने सबको हिला दिया, तो मेरा वहाँ से बंद हो गया। सी इंस्टीट्यूट में पिछले 8-9 साल से मेरे लेक्चर, आई एम नॉट इवन कॉमर्स ग्रेजुएट, तो वहाँ पर लाइफ स्किल पर मेरे लेक्चर होते थे। और उसी वजह से मेंबर इतने बड़े फेसबुक में कि करीबन 2000 तो सीए थे उस समय। अब मैं किनको पूछूं, कहाँ देखूं, कभी उनके मैसेज आते हैं। मगर बेसिक चीज़ उचित थी, बहुत कुछ था। ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में भाई प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी आँख का ऑपरेशन करवाया, उससे पहले मालूम मेरी मेमोरी स्मृति में जो है उसके अंदर बहुत कुछ हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी मेमोरी स्लिप होती है, वाकई स्लिप होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने लगूँ, एक लाइन छूट गई तो फिर वापस शुरू से पढ़नी पड़ती है। संजय भैया ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा अब तक मैंने कहीं लेक्चर वगैरह बंद कर रखे हैं, सारी दुकान बंद है अपनी, क्या नहीं तुम्हें आना होगा। उसी समय ओटीएस से मेरे पास लेक्चर आई कि भाई आपको एक लेक्चर देना। इस समय जो आरएएस और अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, बोले एक लेक्चर आपका करवाना है। तो उन्होंने आज के लिए कहा था मुझे, मैंने कहा नहीं, अब आज के लिए तो संजय भाई के लिए है, आप मेरी तारीख बढ़ा दें। तो वो 27 हो गई।
बीच में और पारिवारिक समस्या आई। मेरी जो ताऊ जी हैं, ताई जी, वो करीबन 100 क्रॉस कर गई हैं, पता नहीं उनका उसमें नाम क्यों नहीं आया गनीज रिकॉर्ड में। तो अभी मैं गांव गया, तबीयत ख़राब थी, वो भैया बोले हमारे क्या भैया ये तो जाने वाली है, तो मैं कहा 27 तारीख तक रोक दे, और तो है सो है, बाकी संभाल लेंगे आगे जा कर के, और कुछ भी नहीं है तो मैं कहा 25 तारीख तक ज़रूर रोक देना, क्योंकि फिर बताया मैंने संजय भाई, बोलो संजय भैया की अंकल क्या, तो फिर तो बोलो रोके ही रखूँगा, चिंता मत करो इनको। खैर, अब बेसिक चीज़ यहाँ पर आज की यहाँ पर है, लाइफ स्किल से नहीं, मेरे लिए जो रखा गया, आपके सभी जो आप जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, तो उसमें आज मैं रखा, हाँ इधर से रखूँ, ओ सॉरी, हाँ, तो उसमें ये था कि भाई इस तरह से क्या है, करना क्या है, तो आपके लिए ये आया, इन्होंने रखा शायद लॉ के बारे, इस बारे में, जीवन के बारे में है। मुझे एक बार रिपीट कर दे, मेरे साथ मेमोरी का बहुत गड़बड़ है, इसीलिए मैं कागज़ ले आया, मुझे पढ़ना पड़ेगा। जीवन एक कला, तो जीवन एक कला के ऊपर है, हर आदमी कला के ऊपर देखा तो कला क्या है, कहाँ से है, हर एक की अलग अलग है। ये चीज़ मैंने हरिवंश राय जी बच्चन से पूछी थी। बच्चन जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, और हरिवंश राय बच्चन जी के कई लेटर्स मेरे पास हैं। जब वो बॉम्बे में होते थे तो अमिताभ बच्चन के लेटर हेड पर के हेड होके आते थे, और जब वो दिल्ली थे तो दिल्ली वाला एड्रेस आता था। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न ये था कि मुझे आप ये बताएं, ये उन्हीं का लेटर है, अमिताभ बच्चन के लेटर हेड में, ये मैंने उनको एक बार लेटर भेजा था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मेरी जिज्ञासाएं थी, तो मैंने उनसे पूछा जीवन दर्शन क्या है, और उन्होंने जो मुझे जीवन दर्शन दिया वो बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं हर जगह उसको रेफ़र करता हूँ। उन्होंने लिखा, बाकी और तो अपनी किताबों के उनके बारे में लिखा, तो उन्होंने लिखा कि जीवन दर्शन किसी का दिया हुआ मत लेना, अपने अनुभव से बड़ी कोई किताब आज तक नहीं लिखी गई, जो अपने अनुभव से नहीं सीख सकता वो कहीं से भी नहीं सीख सकता। इसलिए अपने अनुभवों से कुछ करो, किसी का दिया हुआ मत लेना, अपने स्वयं का जागा हुआ लेना। मैंने एक संकल्प लिया अपने मन में कि जाना हुआ नहीं बताऊंगा, जिया हुआ बताऊंगा। बहुत फर्क है दोनों में। बड़े बड़े विद्वान, आज तो भगवान कृपा से मैंने देखा हरे कृष्णा वाले आ गए, और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। तो वहाँ की एक बात आपको कहता हूँ, आप बहुत अच्छी बातें बताई भगवान कृष्ण के बारे में, और उनके जब कभी आप में संकट आ जाए तो एक श्लोक बता रहा हूँ, उसकी माला कर लिया करें, एक माला बहुत कुछ मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक ही बहुत है, आप आजमा के देख लेना। मैं क्योंकि आध्यात्मिकता पे बहुत पढ़ा, और मैंने जो दीक्षा ली है, उन सज्जन को, उन महात्मा जी को आप सब लोग उनके नाम को जानते हैं, जब मैं नाम लूँगा आप, और वो हैं, आप जानते होंगे, जिन्होंने अयोध्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही थी, श्रद्धेय स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जो देख नहीं सकते हैं, और जो है उन्होंने ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहा, और पहली बार एक जज ने कहा कि ये तो आप, उन्होंने कहा फलां पुस्तक देख नहीं सकते हैं वो, उन्होंने कहा फलां पुस्तक का वो पृष्ठ लाओ, उसमें दिखाओ इनको। वो मेरे और उनसे मैंने 11 साल पहले शिक्षा ली थी, और उसमें भी कई रीजन आते हैं। खैर बीच अपनी बात कहने में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी वरना, क्योंकि टाइम बता रखा है संजय भाई ने आधा घंटे का, आप सब खाना वाना खाएंगे उसके बाद में, है ना, तो खाने को देर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें जो बेसिक बात है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि जो जिया उसको बताएं कैसे, और उसको और उनको लोगों को समझाएं कैसे। मैंने आपसे कहा इस समय आप में से ज़रा संस्कृत वाले कितने हैं, ज़रा मुझे हाथ खड़े कर दे। बहुत अच्छे। इंग्लिश वाले कितने हैं? बहुत अच्छे। इंग्लिश वाले भी बहुत हैं, अलग अलग तरह के हैं। हमने तो अंग्रेजी का बड़ा विरोध किया था, लेकिन कम वक्त क्या भाई, आप उससे ज़्यादा हो गई। जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ने गया संजय जी पहली बार अलवर में, तो उस साल करी जिंदाबाद मुर्दाबाद अंग्रेजी हटाओ। उस समय 3 क्लास तक होती थी, बीए फाइनल तक, और वो कुछ किया, उसका ये हुआ कि फर्स्ट ईयर तक ही रह गई, जो आज तक भी होगी शायद। और ये कहा भी फर्स्ट ईयर में भी अगर जो है फेल हो जाओ तो सेकंड ईयर में दे देना उसी एग्ज़ाम को, थर्ड ईयर में भी। मगर आज अंग्रेजी सबके दिल में छाई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कार और संस्कृति, सबसे बड़ी चुनौती इस समय इसके लिए है। कहाँ है संस्कार?
मैंने बड़े दर्द देखे हैं। मेरे फादर 4 साल की एज में एक्सपायर हुए थे। गांव में रहा हूं, इसलिए उस स्थिति को मैंने आज देखा है। अब जब ये गांव जाता हूं, जब माहौल देखता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि अब वो सभ्यता नष्ट होने से पहले नहीं आएगा जो गांव मैंने पहले देखे थे, जो जीवन वहाँ सका पहले होता था, अब नहीं मिल सकता। दिवाली के ऊपर हम कहते थे हमारे ताऊ जी को, ताऊ जी दिवाली की ढोक। अब पोता कहता है, दादाजी हैप्पी दिवाली। व्हाट इज दिस? कभी सोचे आप? संस्कार की उन्होंने बात बताई, मगर ये आ कहाँ से रही है? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुना रहा हूँ मैं, कि हमारे अंदर जो कुछ संस्कार फैले, हमारे जिह्वाओं पर जो वाणी आई, हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए, ज़्यादा नहीं 10-15 साल ही बाद, कि हिंदी पढ़ाने के लिए अमेरिका से लोग आने लगेंगे, यहाँ शायद नहीं मिले। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आप देखें, आप सब लोग जानते होंगे लॉर्ड मैकाले को। तो मैकाले ने सारे इंडिया में घूमा और उसने कहा, उसने एक लेटर, मेरे पास समय नहीं है वो, उसने अपने पिता को कहा कि इस देश में जो संस्कृति और भाषा है, उसके होते हुए हम यहाँ पर राज्य नहीं कर पाएंगे पूरे देश में, इसलिए यहाँ की भाषा बदलनी है। और उसके बाद देखें तो अब आप ये उसने कहाँ कहा? पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और अब देखिए, फिर उसके बाद उन्होंने, लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को 2 फरवरी 1935 में एक लेटर भेजा। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि 19वीं सदी के 8वें दशक में मैकाले ने अपने पिता को लिखा, मुझे संतोष है कि मेरे द्वारा आरोपित शिक्षा पद्धति का भारत में प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। किसी कारणवश अंग्रेजों को अगर भारत छोड़कर जाना भी पड़े तो भले ही अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, अंग्रेजियत नहीं जाएगी। इस धरती पर काले अंग्रेज हमेशा काबिज रखेंगे। क्या लगता नहीं आपको बिल्कुल वैसा हो गया? समझने की बात है। आज की स्थिति, आप जो जीवन जी रहे हैं हम, उसके बारे में मैं एक बात बता रहा हूं। उससे पहले लाइफ स्किल के ऊपर एक छोटा सा बता रहा हूं आपको। आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा कि अगर आपको भगवान से पूछने का कुछ मौका मिल जाए या कोई उत्तर पाने का मिल जाए तो आप क्या पूछोगे? आइंस्टीन ने कहा, ओके, आई विल आस्क हाउ डिड द यूनिवर्स स्टार्ट? ये यूनिवर्स बना शुरू कैसे हुआ? बिकॉज एवरीथिंग आफ्टर दैट इज जस्ट मैथ। गणित के थे ना वो तो। बट आफ्टर जस्ट थिंकिंग ए व्हाइल ही चेंज हिज माइंड, ही सेड इंस्टेड आई वुड आस्क व्हाई वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड? आपने ये बनाई क्यों थी मुसीबत? Why was the universe created? Because then I would know the meaning of my life. तब पता चले। तो जिंदगी में सफलता बहुत महत्वपूर्ण है, मगर सफलता से ज्यादा सार्थकता महत्वपूर्ण है। मैंने इसके लिए बहुत सोचा। सफलता सब चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है। एक बार मेरे पास कई बार जब मैं ऐसी इंस्टीट्यूट देता था, कुछ लोग मुझे भेजते थे। मैं अब तक सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अब तक 9 युवाओं को आत्महत्या से बचा चुका हूँ। और जो कुछ हूँ, और बहुत सी मैंने कई लड़कियों का जो उनके अपने घर में किसी को नहीं बता सकते थे, उन्होंने मुझसे कुछ कई बार सी इंस्टीट्यूट में लेक्चर आता, कोई कहती सर आपसे बात लेनी, अलग से बात करनी है, और वो बताती उन चीज़ों को, मैं उन्हें बताता, आंसू उनके भी आंखों में आते, आंसू मेरी आंखों भी आते, क्योंकि मैं भावुक बहुत ज़्यादा हूँ। तो आज की स्थिति में चलिए, अब इसके साथ जो मैं बता रहा था आपको, आज की स्थिति जो बन रही है उसमें क्या है और बदलाव कैसे आएगा। हर आदमी, हम चाहते हैं कुछ बदलना, तो बदलने के लिए होगा कैसे? मैं कुछ कविताएं, संजय भाई को तो पता है, चीज़ों को पोइट्री में लिखता था। तो उसके लिए क्या बदलनी पड़ेगी आपको? वो चीज़ें जो बदलनी पड़ेगी, और वो आप ही कर सकोगे कि सोच बदले तो जीवन बदले। कि जन्म माता पिता से मिला, इस जन्म के वो जन्मदाता हैं। अपनी सोच, अपने विचार हमारा स्वयं का चुनाव है। जैसा हमने बनाया वैसा ही हमारा स्वभाव है। माता पिता स्वभाव नहीं बनाते हैं। चुंबकीय होते हैं हमारे विचार और भावनाएं। अपनी सोच के अनुकूल चीजें हमारी ओर खिंची चली जाती हैं। जैसा दृष्टिकोण होता है, जिंदगी वैसी ही नजर आती है। दृष्टि बदले तो दृश्य बदल जाता है।
जो भीतर मौजूद है वही बाहर आता है। आज का मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि सोच बदलो तो जीवन बदल जाता है। मेन चीज है आपको अपनी थॉट का बदलना पड़ेगा, और उसके लिए स्थितियां देखिए आप। आज इस समय क्या हो रहा है, ये कनक खजूरा, कान खजूरा होता है ना, ये हर एक की उसमें है, हाँ, बड़ी मुसीबत है। तो इस समय क्या स्थिति है, फेसबुक को छोड़े लिए बैठे हैं, पकड़े बैठे हैं, जाम लिए बैठे हैं सुबह से शाम तक। और आप जानते हैं इसका कितना होता है, किस तरह लोगों के माइंड में फ़र्क होने लगा। हर चीज़ बस वो मोबाइल भला, व्हाट्सएप, फेसबुक भली, व्हाट्सएप भला, हर कुछ उससे। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आज की बात नहीं कर रहा हूँ साहब मैं, ये 2019 की कर रहा हूँ, उस समय में उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड इसने एक नई बीमारी बताई और उसका नाम था द डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल में उन्होंने लिखा इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, IAD। ये नई बीमारी WHO ने बीमारी की लिस्ट में नोट करी है, क्योंकि इसके कारण से लोग मरने लगे। सबसे ज़्यादा चाइना में मरे, लोग पागल हो गए। कभी आपने शायद टीवी पे देखा हो, एक छोटा बच्चा मोबाइल को लिए चल रहा है और वो बस उसको नहीं दो तो वो बेहोश हो जाता है। क्या है? और जिन महाशय ने ये सारा कुछ किया, आप जानते हैं सब उसको, बिल गेट्स को। बिल गेट्स के सारे स्टाफ वाले और सारे के सारे जो उनके यहाँ काम करते हैं, 11 किलोमीटर के एरिया में हैं वो रहते हैं, उनके यहाँ स्ट्रिक्ट ऑर्डर है 11 साल से पहले के किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता। कहाँ है स्थिति है, समझने की चीज़ें हैं। अच्छा, हर चीज कहीं भी देखें आप तो एक देखें स्थितियाँ कहाँ बदलती हैं, हमें संबंध कैसे बनाने और तोड़ने होते हैं किसी के लिए। नेल्सन मंडेला का मुझे एक बहुत अच्छा मिला एग्जाम्पल। नेल्सन मंडेला जब वहाँ से फ्री हो गए और चूँकि बहुत साल तक जेल में रहे और बहुत कुछ हुआ साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, अमेरिका के प्रेसिडेंट उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने जिनको बुलाया था कि इस व्यक्ति को, जो जेलर था, उसको आपने क्यों बुलाया था। उन्होंने कहा एक प्रोग्राम हुआ था, तो संभव है कि वो मैं कहीं रख के आ गया हूँ, बहुत सी चीज़ें तो वहीं छूट गई हैं। खैर, तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को बुलाया जिसने उन्हें बहुत तकलीफ दी थी जेल में, और पूरा का पूरा सबके लिए हो रहा था, पहली मीटिंग थी उनकी, पहला भाषण था। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और अपने बगल में बैठाया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि इस व्यक्ति ने आपको इतना दर्द दिया और फिर आपने इसे क्यों बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाभ के लिए बुलाया। बोलो क्या लाभ था? बोलो लाभ ये था कि अगर ये अभी मैं इसको न बुलाऊं और मेरे दिमाग से हटा दूं, तब तक ये पूरी जिंदगी मेरे दिमाग में बना रहेगा। आज ये आएगा और मेरे दिमाग से उतर जाएगा, क्योंकि इसे महसूस होगा कि मैंने इसके लिए इतना बुरा किया मगर मेरे लिए इतना सम्मान दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए। तो एक हम संवाद करते हैं, बोलते हैं, शब्दों को बहुत ध्यान रखें। शब्दों में बहुत ताकत होती है कि शब्द ध्वनि तरंग नहीं है। मुझसे एक ने कहा कि ये तो सिर्फ साउंड है, ध्वनि तरंग है। मैंने उस समय कविता लिखी कि शब्द ध्वनि तरंग नहीं है, शब्द शक्ति है, शब्द अभिव्यक्ति है, शब्द हंसाते हैं, शब्द रुलाते हैं, शब्द अपनों को गैर और गैरों को अपना बनाते हैं। शब्दों में शीतलता है, शब्दों में ताप है, कभी शब्द आशीष है, कभी शब्द श्राप है। शब्दों में मिठास है, शब्दों में जहर है, शब्दों का जीवन पर गहरा असर है। शब्द मरता नहीं, शब्द अमर है, शब्द जीवन भर पीछा करते हैं, शब्दों के घाव मुश्किल से भरते हैं। शब्दों का मोल समझें और शब्दों का ज्ञान बढ़ाएं। बातचीत में सही शब्द से रिश्तों की बगिया महलाएं। अब जिससे संवाद कर, बोलना सबको आता है, मगर कहाँ, कैसे, कितना बोलना आता है,
बहुत कम को आता है, बहुत कम को आता है। तो इसके अलावा अब आप क्या है, आप चूंकि सब पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक बार किसी कॉलेज में बुलाया गया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात कहो इन्हें शिक्षा के बारे में। मैं कहा मैं जल्दी में हूँ, तो उन्होंने कहा 2 मिनट में कुछ बोल दो। तो मैंने उन साथियों के साथ, उन शिक्षार्थियों के साथ जो कहा वो ये था कि शिक्षा संस्कार देती है, शिक्षा सद्व्यवहार देती है। शिक्षा संस्कार देती है, शिक्षा सद्व्यवहार देती है। शिक्षा स्वयं और समाज से प्रश्न करना सिखाती है। शिक्षा तमस से ज्योति की ओर चलना सिखाती है। शिक्षा सिखाती है धैर्य से सुनना, और शिक्षा सिखाती है धैर्य से सुनना और समझ से कहना। शिक्षा सिखाती है किसी की असहमति को सम्मान से सहना। जिस बिंदु पर ब्रह्म ज्ञान और अंतर्मन के बोध का संगम होता है वही स्थल है शिक्षा की गंगोत्री, वहीं से सच्ची शिक्षा का उद्गम होता है। ये शिक्षा को हम क्या समझे बैठे। अब एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक बार बहुत अच्छी मीटिंग हो रही थी, उनके नाम थे मिस्टर निपुण मेहता। तो वहाँ पर उन्होंने, स्टूडेंट थे को सारे, कुछ क्वेश्चन बता रहे थे। तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप बताएं बिल गेट्स और मदर टेरेसा में कौन दुनिया के लिए सबसे अच्छी है, किनको आप प्रशंसनीय बनाएंगे। तो सबने किसको बताया? बिल गेट्स को। तो इतने में ही एक छोटी बच्ची, मुश्किल से 6-7 साल की, उसने हाथ उठाया। तो फिर लेकिन वो घबरा के वापस बैठ गई। जब वापस बैठ गई तो लोगों ने कहा नहीं, बोलो बोलो, बताओ क्या पूछ रही हो। तो उन्होंने कहा सर, बिल गेट्स पैसे की ताकत के इस्तेमाल से दुनिया में बदलाव लेकर आए हैं, जबकि मदर टेरेसा ने प्यार की ताकत से दुनिया को बदला है, और मुझे लगता है प्यार पैसे से ज्यादा है। छोटी सी बच्ची ने क्या चीज बताई, सचमुच आपको अच्छी लगेगी। तो इसलिए उन्होंने पूछा, दरअसल ये था कि भाई जो विनोबा भावे हैं उनके बारे में उसने पूछा था कि विनोबा भावे, तो उन्होंने कहा उनका कोई विशेष नाम नहीं है हमारे उसमें। तो उन्होंने कहा जानते हैं उन्होंने क्या किया? 80,000 किलोमीटर 50 लाख एकड़ भूमिहीनों को दिलवाई थी। 2 साल तक उनका पैदल चलना होता था, विनोबा भावे का। अब कुछ आप शायद आध्यात्मिकता की बात करें, शायद आपको अच्छी लगे नहीं लगे, देखता हूं अगर मेरे पास है वो। तो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक रखी थी मैंने। हर आदमी चाहता है कुछ बनना, और आप लोगों के लिए खास तौर से है कि स्वप्न लो, संकल्प लो, ऊंची उड़ान के लिए अपने पंख। शब्द लो, संकल्प लो, अपनी ऊंची उड़ान के लिए अपने पंख फैलाओ। वक्त विजेता के साथ है, विजेता बनकर दिखाओ। लगाओ एक छलांग आकाश की तरफ। कोई गम नहीं अगर आकाश को छू नहीं पाओगे। यह क्या कम है कि जब सबके पांव होंगे जमी पर, आप उनसे कुछ ऊंचे नजर आओगे। रहे दृढ़ आत्मविश्वास, करो पूरी तैयारी। हौसला हो ऐसा कि शोला बन जाए चिंगारी। हर तरफ से गूंज की एक आवाज है, अब है हमारी बारी। खास तौर से इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कह रहा हूं, ये कहें अब है हमारी बारी, अब है हमारी बारी। पुरुषों ने बहुत किया। मुझे बता देना साहब कब खत्म, मुझे लगता खत्म होने का टाइम आ गया, दिखता है 5 मिनट। चलिए 5 मिनट वाला कोई मसाला देखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मसाला बहुत पड़ा हुआ है साहब। अच्छा, एक प्रकृति के बारे में मैं बात करना चाहता था। आप ये देखें, बहुत छोटा सा है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, लेकिन बताना जरूरी है। आज की स्थिति जानते हैं कैसी है? इससे पहले कि हमारी सड़कें चौड़ी मगर सोच सकड़ी है। ये हमारा आज का जीवन है। हमारी सड़कें चौड़ी मगर सोच सकड़ी है। भवन बड़े मगर परिवार छोटे। सुविधा अधिक, सुख कम, संपत्ति ज़्यादा, संतोष कम, सूचना अधिक, ज्ञान कम, और ज्ञान अधिक, संवेदना कम।
सेंसिटिविटी खत्म होती चली जा रही है आदमी की। अब एक चीज जो मुझे संजय भैया ने बात बताई थी, प्रकृति के ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा कविता लिखी थी। मैं चाहता हूं उसको एक बार आपके साथ कहूं, फिर उसके बाद में मैं अपने आखिरी उससे पूर्ण करूंगा। सुखी जीवन का द्वार प्रकृति से प्यार हुआ ये था कि जोधपुर में मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में 2-1 लेक्चर हुए मेरे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने मेरा टॉपिक रखा था, तो मुझसे पूछा कि कौन सा रखना चाहते हो, तो मैंने रखा था सुखी जीवन का द्वार प्रकृति से प्यार। आज की तारीख में आप देखिए हमारे यहाँ पर क्या था, हर एक में हम कुछ और समझते थे, पुष्पों को प्रणाम करते थे, पेड़ों को प्रणाम करते थे, हर चीज में राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, सबके लिए परमात्मा थे वो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। उन्होंने हर पत्थर, हर पेड़ में, हर चीज में, पत्थर में तुलसीदास जी ने भगवान को देखा था। तो उसमें मैंने कहा, तो इन्होंने मुझे, मैंने जब उनको बताया कि प्राकृतिक में, तो पहले इनकी पंक्ति बोलता हूँ, फिर मैं आपकी बताऊँगा। इन्होंने लिखा, उसकी कविता का आधा हिस्सा है मेरे में। मैं प्रकृति हूँ, मैं सत्यम शिवम सुंदरम का रूप हूँ, व्यक्त जो उद्गार किए गीता में किए हैं, मैं सर्वथा उस भाव के अनुरूप हुई, मैं नियामक, मैं नियंता, मैं ही करता, मैं ही पालक, मैं ही पोषक, मैं ही हरता। ये प्रकृति के लिए बताया था इन्होंने, पूरी लंबी कविता है इनकी। तो प्रकृति में आप एक चीज देखें, प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना जिया हुआ बताऊंगा। मेरा पुराना मकान चौमू में, अब तो मैं दूसरे में आ गया, तो वहां पर एक बेल पत्तर का पेड़ चौक में है, पुराना मकान है ना, तो चौक में है। तो वहां क्या है कि अब वो हुआ कैसे, मेरी माँ और मेरी मौसी वहाँ गई थी नेपाल तीर्थ में, तो वहाँ उन्होंने उनको 2 बील दे दिए, वो लेके आ गई। एक तो वहाँ खाया, एक घर में खाया। घर में खाते ही बोली, अरे ले आकर बीज पटक दिया। तो तुलसी का थामने में बहुत बड़ा था, आजकल सब घरों में होता था, अब आजकल नहीं है। तो माँ ने, मौसी ने उसमें डाल दिए, बील उग गया, कुछ उग गए, कुछ को हटाए, एक बड़ा हुआ तो ममता हो गई। अब आज वो पूरा का पूरा है। चौक में किसी के बील पेड़ नहीं होता। और उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि चल रहे हो, फिर रहे हो, खोपड़ी पे आके पड़ेगा, बम से कम नहीं है वो। तो जब हम वहाँ, हमारे बच्चे खेलते, सब कुछ खेलते, मैं क्या करता था, जब भगवान ये सब करके शिव जी को चढ़ा के उन बेल पत्थर के पेड़ के ऊपर जाके उनके जल चढ़ाता, उसको हाथ लगाता, मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मैं अपने किसी पूर्वज की जांघें स्पर्श कर रहा हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता। और आप आश्चर्य करेंगे, बहुत बार बील गिरते, बच्चे खेल रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं, बील ऊपर से गिरता, हमें तोड़ना नहीं आता था, तो जो टूटते हैं वही थे हमारे। तो जो ही वो गिरता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी एक के सर पर गिरे। बच्चा बैठा है, बैठ के जो ही गया उसी वक्त गिरा। 1-2 बार तो वैसे हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने जाना कि वृक्ष में भी ये चीज़ है, आप करके तो देखें एक बार। धार्मिकता की बात इस समय नहीं, कभी अगर मुझे संजय बाबू बुलाएंगे तो केवल आध्यात्मिक पर बोलने का समय आएगा तो आपके साथ जरूर आऊँगा। लेकिन अब मैं अपनी लास्ट बात जो आपके साथ कहना चाह रहा हूँ कि जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें भेजकर परमात्मा पछताए नहीं। जियो तो ऐसे जियो, ये सब मेरी पंक्तियाँ हैं। जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें भेजकर परमात्मा पछताए नहीं, और जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें जन्म देकर माँ बाप शर्माए नहीं। जियो 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 तो ऐसे जियो कि तुम्हारे कामों से लोगों के आंसू मुस्कान में बदल जाएं, और जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने के बाद हर आंख से आंसू ढल जाए। इट इज द लाइफ। हम में से, आपसे बहुत से व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, भारत के हर नागरिक के चेहरे पर उदासी थी। मैं तीर्थ यात्रा पर गया, जब मैं वहाँ गया तो मैं उनके घर पे गया, वहाँ पर, और जहाँ उनका पुराना घर है वहाँ पर, वो सब वहाँ पर मछुआरे वो सब थे। जब मेरे साथ पूरा ग्रुप था, मैंने उस ग्रुप से कहा अब 1 मिनट ऐसा करो, मतलब लास्ट चलने की तैयारी आ गई, बस रेडी है, मैं कहा सब काम तुम्हारे कर दिए, अब मैं एक जगह जाके आ रहा हूँ। बोलो कहाँ जाओगे, तुम्हारे मतलब का नहीं है। और मैं ऑटो करके और इनके घर गया,
जो इनका मूल घर है, जहाँ इनका वो था। अंदर गया, मुझे मालूम था वो यहाँ नहीं है, वो तो राष्ट्रपति हैं। तो उनका भतीजा आया, उनने कहा सब यहाँ तो पिताजी, हाँ। मैं कहा मुझे मालूम है, मैं उनके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ। कहा साहब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने दिल्ली को नमन किया। उन्होंने कहा ये क्या है? क्योंकि ये अब्दुल कलाम साहब की भूमि है, उनका दरवाज़ा है, उसको नमन किया है। ये भाव जिस दिन हर नागरिक में हो जाएंगे, उस दिन दिमाग का तरीका बदल जाएगा। और तो कुछ है सो है। संस्कारों को देखो, आपके त्यौहार कैसे बन रहे हैं, आपकी सब कुछ कैसे बन रही है, और वो आप कर सकते हो, युवा कर सकते हैं। धन्यवाद। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है श्री पालीवाल साहब का, खुशबू नहीं मोहताज किसी कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज किसी कदरदानों की। आप हमारे बीच आए और इतनी अच्छी बातों से हमारे को अनुग्रहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।